हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म कर दो। ओके। अच्छा, कल का आपने डिस्कशन अगर देखा है वीडियो का, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सोल्यूशन में। उसमें सोल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो मैं आपको करवा रहा था। ये यूट्यूब पे मैंने डिस्कशन लिया था टेस्ट का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था ना, उसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी। वो इस तरीके से था शायद कि जब मैंने एलसीएम लिया था ना, ऐसे कुछ 1/4 + 2/3 ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से बना हुआ है ना। तो एलसीएम लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कुछ इस तरीके से बनना था एंड में 3 + 8/12। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो उसका सोल्यूशन होगा वो पहले कमेंट में डाल दूंगा, उसी वीडियो के पहले कमेंट में डाल दूंगा। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी एरर थी, माइनर सी एरर थी, बस ऐड करना भूल गया था। वो आप समझ गए होंगे आपने अगर देखा हो ध्यान से तो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इतना, एक तो टॉपिक की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। देखो अमन, परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक होता है। अच्छे तरीके से पहले तो खुद पढ़ना उसको, असाइनमेंट को धीरे धीरे सोल्व करो। मैं फिर अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जब भी आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो एक एक लाइन पढ़ के सोल्व करो उसको। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ दो, एक लाइन पढ़ो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे फिर आपको वो लेंथी ही लगेगा। आप ऐसा करो, ट्राई तो करो एक बार, एक एक लाइन पढ़ के सोल्व करोगे ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, चाहे वो परसेंटेज का है, चाहे वो रेशियो का है, चाहे वो आगे मेंसुरेशन के होंगे, तो हर एक कोई एक क्वेश्चन जब बनता है ना, वो 3-4 कंसेप्ट से बनता है, ठीक है। हर लाइन में एक आधा बेसिक कंसेप्ट होता है बस, ठीक है। बस उसको आपने फॉलो करते जाना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। चलिए मेंसुरेशन से शुरू करेंगे आज हम। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखना है कि मेंसुरेशन में हमने पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो हर एक चीज में आपको पहले एक इंडेक्स बनवा दूंगा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आपको मीनिंग देखना है कि मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है जी, ठीक है। तो मीनिंग में आपको भी साथ साथ बताता रहूंगा इसका, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, माप। मेजरमेंट किसकी? मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स, जितनी भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उन सबकी मेजरमेंट को क्या बोला जाता है जी? मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन किसको बोला जाता है? मेजरमेंट करने को, किसी चीज को नापने को, ठीक है। किसको नापना? हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स को। तो जितनी भी आप अपने आसपास शेप्स वगैरह देखते हो, ठीक है, उन सबकी जो मेजरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद हाँ बेटा, लास्ट एग्जाम में नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि इस एग्जाम में भी नहीं आएंगे। अगर आप 2018 का पेपर मत देखो ना, 2015 का पेपर देखो, 14 का देखो, 12 का देखो, उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे उसके, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे 2019 की अगर हम बात करें, तो पंजाब वाले जो पेपर हो रहे हैं उसमें ज्यादातर मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें ज्यादातर मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मान लो, अगर मैं भी 2018 का पेपर देख लूं और उसमें तो है नहीं ये मेंसुरेशन, तो मैं भी ना कराऊं फिर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको करवा रहा हूँ तो कोई रीजन रहा होगा, नहीं तो मैं भी छोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ही तो बचेगा ना हमारा।
सिर्फ 2018 का पेपर नहीं देखना, हायर मैथ का इकलौता टॉपिक है ये जो आपके सिलेबस में है, इकलौता टॉपिक। ठीक है, तो इसके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब इस चीजों में अब मैसेज वगैरह मत करो, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक थोड़ा समझना जरूरी है आपके लिए। बाकी क्या करवाना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, उसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की टाइप्स रहती है मेंसुरेशन में। एक आती है हमारे पास मेंसुरेशन 2D एंड एक आता है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन में भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मेंसुरेशन 2D और एक होता है मेंसुरेशन 3D। इसको क्या बोला जाता है, देखो इसको 2D को ऐसे भी लिख देता है कई बार वो, एरिया 2D, और इसको वॉल्यूम 3D। इस तरीके से दो टॉपिक बना देता है वो मेंसुरेशन में, लेकिन हम एक ही मान के चलेंगे क्योंकि सारा कुछ सेम सेम ही होता है, लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि ये जो मैंने डी लिखा है, ये जो डायमेंशनल मैंने लिखा है 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ये डायमेंशनल क्या, डायमेंशंस क्या होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब ये चीजें हमने समझनी है कि डायमेंशंस क्या होते हैं। जैसे देखो छोटी क्लासेस में आपने ये चीज बहुत बार देखी होंगी, इसको काफी लोग बड़ा कुछ बोलते थे, पैरेलल प्लेन्स बोलते थे, है ना, परपेंडिकुलर प्लेन्स बड़ा कुछ बोलते थे, एक्सिस वगैरह बोलते थे हम इसको। तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, ये चीजें आपने देखी होंगी छोटी क्लासेस में भी। उसके बाद देखो ये जो एक्सिस होते हैं ना, तीनों एक्सिस होते हैं, एक्चुअल में इन्हीं को ही बोला जाता है डायमेंशंस। ठीक है, इसको आप कह सकते हो 1 डायमेंशन, एक्स एक्सिस 1 डायमेंशन। अगर आप एक्स और वाई दोनों को लेके चलो तो क्या बन जाएगा 2 डायमेंशंस, और अगर आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को लेके चलोगे तो क्या बन जाएगा 3 डायमेंशंस। ठीक है, अगर किसी फिगर के 2 डायमेंशंस हो तो वो बन जाती है 2D, अगर उसके 3 डायमेंशंस हो तो वो क्या बन जाती है 3D। इस तरीके से चलता है। ठीक है, और जो डायमेंशंस होते हैं उनमें हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल होता है। जो डायमेंशंस होते हैं उनमें हमेशा ही कितने डिग्री का एंगल होता है जी, 90 डिग्री का। जैसे देखो यहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, लाइव एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आप अपना रूम देख सकते हो, जहां पे भी आप बैठे हुए हो, आप उसका कोई कॉर्नर देखो ऊपर से या नीचे से, तो उस ऊपर वाले कॉर्नर से आप देखोगे कि 3 डायमेंशन निकले हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे कि आपके रूम के ऊपर वाले कॉर्नर से 3 डायमेंशन निकले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कमरा क्या है 3D है। ठीक है, और हर एक डायमेंशन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हर एक डायमेंशन क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके अलावा ये देखो, ये जो मेरे पास डस्टर है ये भी क्या है 3 डायमेंशनल है। ये देखो 3 डायमेंशन निकले हुए हैं, 1 2 और 3, और तीनों में आपस में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है। ऐसे ही अगर आप सिंगल पेज की बात करें, जो सिंगल पेज होता है, जो आपका जो जिस पे आप लिख रहे हो वो सिंगल जो पेज है, उसमें कितने डायमेंशन होंगे 2 डायमेंशन होंगे, है ना, 2 डायमेंशन और उसमें 90 डिग्री का एंगल, तो वो क्या पेज होगा हमारे लिए 2D होगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर पेज क्या होगा 2D होगा। ठीक है, कोई पोस्टर वगैरह जो हम चिपकाते हैं, जैसे आपने किसी अपने रूम में कभी मैप वगैरह कोई लगाया होगा, तो वो क्या होता है सब कुछ 2D होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D फिगर्स होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें होती हैं वो क्या होता है 3D। समझ गए ना आप सभी अभी ये बात। ठीक है, तो मीनिंग पता चल गया कि मेंसुरेशन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। उसके बाद टाइप्स दो तरह का होता है 2D एंड 3D। डी मतलब डायमेंशंस, और डायमेंशंस क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसा करो नोट कर लो सारे को, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, साथ साथ ही। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। सॉरी, अब देखिए जी, मेंसुरेशन 2D में अब हमने देखना है कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, कि मेंसुरेशन 2D में क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है ना, तो मेंसुरेशन 2D में जो फिगर्स होती हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है अब कि मेंसुरेशन क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि 2D में कौन कौन सी शेप्स रहती हैं। ठीक है, 2D में कौन कौन सी शेप्स रहती हैं, तो बेसिकली मेंसुरेशन 2D में आपको 3 तरह की शेप्स मिलेंगी। पहली शेप आएगी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स,
क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। दूसरी शेप आएगी हमारे पास ट्राइंगल्स, और तीसरी शेप हमारे पास आएगी सर्कल। तीसरी शेप आ जाएगी हमारे पास सर्कल। तीन तरह की बेसिक शेप बनती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती हैं। कोई भी ऐसी फिगर जिनकी 4 साइड्स हो उसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड्स, ठीक है। लेटरल बोला जाएगा साइड्स को, क्वाड मतलब 4। जिसकी 4 साइड्स होती है उसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, या फिर हिंदी पंजाबी में बोला जाता है इसको चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल को। ऐसे ट्रायंगल की बात करें तो त्रिकोण बोला जाता है इसको पंजाबी में, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ऐसे सर्कल, सर्कल जो है इसकी कोई भी साइड नहीं होती है, नो साइड, क्योंकि सर्कल है ना इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम फर्दर अगर कैटेगराइज करें तो इनमें कुछ अलग अलग शेप्स बनती हैं। जैसे पहले नंबर पे इसमें आएगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें आएगा रोम्बस, तीसरे नंबर पे इसमें आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इसमें पैरेललोग्राम, पांचवें नंबर पे इसमें आ जाएगा ट्रेपेजियम। ये 5 शेप बन जाती है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है। 5 शेप बन जाती है क्वाड्रिलेटरल में। इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम कि ये क्या होती है। अभी टेंशन मत लो, नोट करते हो साथ साथ। ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ट्राइंगल में देखो 2 तरह की ट्राइंगल्स होती है। एक तो होती है साइड बेस्ड, ठीक है। साइड बेस्ड में जो ट्राइंगल्स आती हैं वो आती है, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे आती है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरे नंबर पे आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरे नंबर पे आती है स्केलन ट्राइंगल। तीसरे नंबर पे आती है स्केलन ट्राइंगल। ऐसे ही देखो 3 ट्राइंगल्स इसमें होती हैं एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड। और जो एंगल बेस्ड ट्राइंगल्स होती है उनमें पहले नंबर पे आएगी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे आएगी राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरे नंबर पे आएगी ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आएगा हमारे पास ट्राइंगल्स में जो हमने पढ़ना है। ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। ये मेन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल रहेंगे जिनमें टाइम लगेगा, ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे आएगा सर्कल। अब सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में क्या क्या चीजें पूछी जाती है देखो। एक तो सर्कल में आपको आ जाएगा आर्क के ऊपर क्वेश्चंस, सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। और ये दोनों आपको मैं ट्राइंगल्स में करवाऊंगा क्योंकि ट्राइंगल के साथ ये कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास मेंसुरेशन 2D का सिलेबस। बस एक एक फिगर को हमने क्या करना है, बेसिक पढ़ना है, इसके फॉर्मूलाज देखने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हर एक फिगर के हम 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन करते रहेंगे साथ साथ ही, ठीक है ना। और आपको प्रैक्टिस के लिए मेंसुरेशन 2D के सिर्फ 76 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, 70 प्लस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मेंसुरेशन 2D के आपको 70 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सिर्फ बेस्ड होंगे 2D के ऊपर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने 2D में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, ताकि कुछ रह ना जाए बाद में। जल्दी से करिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट आएगा हमारे पास मेंसुरेशन 3D। अब 3D में भी देख लो हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 3D में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने पढ़ना है। इसमें जो फिगर्स आएंगे, देखो पहले नंबर पे इस पे फिगर आएगी हमारे पास क्यूब, दूसरे नंबर पे आएगी क्यूबॉइड, तीसरे नंबर पे आ जाएगी इसमें सिलेंडर, ठीक है। चौथे नंबर पे इसमें आ जाएगी कोन। बाकी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मेन यही फिगर्स होती हैं बस। मेंसुरेशन 3D में जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं फिगर्स के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, इसमें स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है 7th नंबर पे फ्रस्टम, प्रिज्म एंड पिरामिड। और इन तीनों के ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये चीज मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा बेसिक बेसिक। असाइनमेंट में इसके 7-8 क्वेश्चन रखूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं के ऊपर ही रहेंगे, पहले 6 टाइप्स के ऊपर, ठीक है। इसके भी आपको 50+ क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए असाइनमेंट में, इसके भी आपको 50+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मेंसुरेशन के आपको मैं 120+ क्वेश्चन दूंगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए इनफ है आपके लिए, ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 18 में अगर इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा। जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है हमारा मेंसुरेशन 2D और 3D का। 3D में ये 9 फिगर्स होती हैं और 2D में थोड़ी ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। चलो जी अब शुरू करते हैं फिर। मैं मिटा रहा हूं सारा कुछ फिर ये। तो मेंसुरेशन 2D से शुरू करेंगे आज हम, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D की कोई भी फिगर को करने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए वो होती है जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि ये चीज ट्रायंगल्स में आती है, लेकिन ये चीज आपको पहले भी पता होगी, मे बी आप में से 90% स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता है वो देख लो एक बार कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब ये चीज तो बेसिकली सबको पता ही होता है, मतलब ऐसी एक ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। कोई एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसका ये होगा बेस, आधार, ठीक है। ये होगा इसका परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये होगा जी इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं कि P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और B स्टैंड्स फॉर बेस। अलग अलग नाम दिए हुए हैं हर एक साइड को। तो कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो इन तीनों साइड्स का जो अपना रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो बड़ी वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। या फिर ये कह लो कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो लगभग ये सबको पता ही होता है कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें नई चीज सीखने को मिलती है वो क्या होती है जी, ट्रिपलेट्स। इसमें जो मेन चीज सीखने को मिलती है वो होते हैं जी ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, ये ऐसी 3 वैल्यूज होती हैं जो इस थ्योरम को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर दे।
ठीक है, ऐसी कोई तीन वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रॉपर सेटिस्फाई कर दे, मतलब प्रॉपर इक्वल हो जाए दोनों वैल्यूज, उनको बोला जाता है जी ट्रिपलेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं कि मैं कोई तीन वैल्यूज पिक करता हूं 3, 4 एंड 5। ठीक है, मैं कोई ऐसी तीन वैल्यूज पिक करता हूं 3, 4, 5। इसको मैं ट्रिपलेट कब कहूंगा? जब ये वैल्यूज इस थ्योरम को प्रॉपर सेटिस्फाई करवाएंगी। जैसे देखो, बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो 5 अगर मैं हाइपोटेन्यूज को मान लूं, इसको P मान लूं और इसको B मान लूं, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बड़े वाली साइड क्या होनी चाहिए? हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं ये वैल्यूज को इस थ्योरम में अगर मैं फिल करता हूं, तो h स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना होगा 16 और बी स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये कितना बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि इक्वेशन क्या हो रही है? प्रॉपर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो कोई भी तीन वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवाए उसको क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। तो मैं क्या कहूंगा कि 3, 4, 5 हमारे पास क्या है जी? एक ट्रिपलेट है। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं कभी आपको ये कहूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दो साइड से एक 3 है और एक 4 है, तो आप क्या मान के चलोगे कि अगर आपको ट्रिपलेट याद हो कि एक साइड अगर 3 दूसरी 4 है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 5। क्लियर हो गया ना सभी को ये? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखो, और कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं? जैसे 5, 12 एंड 13। आप करके देखना, पुट करके देखना, यहाँ पे आपका आंसर हमेशा सही निकलेगा। ठीक है, 5, 12, 13 इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट। इसके अलावा 8, 15 एंड 17। ठीक है, 20, 21 एंड 29, ये भी क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इसके अलावा 24, 7, 25, ये भी क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। 40, 9, 41 और 60, 11, 61। ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट होते हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, मैंने भी इतने की याद किए हुए हैं, आपने भी इतने ही करने हैं। ये आपको मेंसुरेशन 2D 3D में काम आएंगे। इसके अलावा जब आप हम डायरेक्शन टॉपिक करेंगे ना, डायरेक्शन जो रीजनिंग में होता है टॉपिक, डायरेक्शन सेंस, तो उसमें भी आपको ट्रिपलेट्स आएंगे। ठीक है, उसमें भी ट्रिपलेट्स आपके आएंगे। ठीक है जी, तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है जो आपने याद करनी है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और चीज होती है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं ये चीज मिटा रहा हूं छोटी सी, कि मल्टीपल, एक चीज समझना, नोट करके रख लो इसका भी, जो मैं नोट करके लिखवाता हूं काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। नोट क्या है? कि मल्टीपल ऑफ एनी ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। कि किसी भी ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होगा वो भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो क्या बनेगा हमारे पास? 9, 12 एंड 15। क्या बन जाएगा हमारे पास? 9, 12 एंड 15। तो ये जो 9, 12 एंड 15 होगा, ये भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट होगा। समझ गए ना? ये भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट ही होगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6, 8, 10 क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10, 24, 26, ये भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट होगा। समझ रहे हो ना? तो किसी भी ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होता है वो भी क्या होता है? एक ट्रिपलेट ही होता है। क्लियर हो गया सभी को? ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, किसी भी ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होता है वो भी एक क्या होगा? ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, अब ये चीज आप नोट करो, जल्दी से ये चीज नोट करो, उसके बाद फिर हम मेंसुरेशन का श्री गणेश करेंगे। अभी अभी तक शुरू नहीं हुई, अभी तक बेसिक बेसिक ही चल रहा था इसका, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, किसी को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको सारी करवा दी। ठीक है, हाँ जी, मल्टीपल कैन बी एनी नंबर, मल्टीपल कैन बी एनी नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नेचुरल नंबर बस। नोट कर लो इसको भी। चलिए,
चलिए शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल से। तो क्वाड्रिलेटरल की जो पहली फिगर हमारे पास आएगी वो आएगी थी ट्रेपेजियम। पहली फिगर आएगी ट्रेपेजियम। हालांकि मैं मोस्टली स्क्वायर से शुरू करवाता हूँ, लेकिन आज मैं ट्रेपेजियम से करवाऊंगा रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि देखो ये चीजें जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है एक तो स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर रोम्बस, उसके बाद आएगा अपना रेक्टेंगल। ये चीजें हैं पढ़ने वाली हमारे लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यहां तक जब हम पहुंचे उससे पहले थोड़ी सी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपकी क्लियर हो जाए इनमें, ठीक है। इसके भी हम क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, जैसे ट्रेपेजियम हो गया, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसके, ठीक है। तो इसमें देखो अपने क्या क्या पढ़ना है। ट्रेपेजियम सबसे पहले देखो, कोई भी अगर नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फिगर किस तरीके से होती है, क्योंकि जो मेंसुरेशन है वो क्या होती है, मेजरमेंट होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर का पता होना चाहिए, ठीक है। ये होती है इसकी फिगर, देख ली होगी आप सभी ने, ठीक है। ये होता है ट्रेपेजियम हमारे पास। अब देखो कोई भी चीज बनती कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेन उठाया और ऐसी चीज बना दी, आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। जैसे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऑपोजिट साइड ऑफ बेस, ऑपोजिट साइड ऑफ बेस must be parallel to base, must be parallel to base। जैसे ये इसका बेस है जिसको मैंने बी माना है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड इसको ए मान लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जब भी आपने ट्रापेजियम बनाना है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है वो हमेशा इसके पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। समांतर क्या होता है कि हर जगह सेम अंतर हो, जहां पे हर जगह सेम डिस्टेंस हो, ठीक है, उसे बोला जाता है पैरेलल या फिर समांतर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, मान लो कोई h डिस्टेंस है, और जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या बनेंगे, हमारे पास पैरेलल बनेंगी, ठीक है। तो बस इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की कि जो ऑपोजिट साइड है बेस की वो क्या होनी चाहिए, हमेशा ही पैरेलल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, कभी भी अगर आप 2D का कोई चीज निकाल रहे हो, 2D की अगर हम बात करें तो 2D में जो मेजरमेंट होगी वो हमेशा ही दो चीजों की होती है, ठीक है। 2D में मेजरमेंट हमेशा दो चीजों की होती है, वो हम ट्रेपेजियम में ही सीख लेंगे। इसमें एक चीज तो हम निकाल लेंगे पेरीमीटर, और दूसरी चीज हम निकालेंगे इसमें एरिया, ठीक है। एक होता है इसमें पेरीमीटर और एक होता है एरिया। हर एक फिगर की हमने दो चीजें निकालनी है, एक तो निकाल लेंगे हम पेरीमीटर और एक क्या निकाल लेंगे हम, एरिया। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। जैसे कि देखो पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर होता क्या है पहले समझो थोड़ा सा आप। पेरीमीटर बोला जाता है जी बाउंड्री को। अगर आपकी अगर नोटबुक में थोड़ी सी अगर स्पेस बची हो तो ट्रेपेजियम से पहले लिख लेना ये चीजें कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। पेरीमीटर बोला जाता है बाउंड्री को। जैसे इस ट्रेपेजियम की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली बाउंड्री, ये वाली सारी बाउंड्री, ठीक है। या फिर इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा, इस बोर्ड की बाउंड्री, ठीक है। आपके घर का पेरीमीटर क्या होगा, जो आपके घर की बाउंड्री है, ठीक है। जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमेशा ही क्या रहेगा हमारे पास, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला रहेगा इसका हमेशा ही। चाहे चाहे कोई भी आपको फिगर आ जाए उसमें जो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे इस ट्रेपेजियम की बात करें, ये ए है ये बी है, इसको सी डी मान लेते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडमली नाम रख दिया, ठीक है, साइड्स के, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। समझ आ गया ना सभी को? ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ऐसे ही देखो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया होता है जी एनक्लोज्ड पोर्शन। एनक्लोज्ड पोर्शन यानी कि अगर मुझे कोई बोले कि बताओ इस बोर्ड का एरिया क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि जहां जहां मैं लिख सकता हूं वो सारा का सारा इस बोर्ड का क्या है, एरिया है। जो बाउंड्री ने एनक्लोज करा हुआ है, जो जो जगह बाउंड्री ने अपने अंदर है ना ऐसे एनक्लोज करी हुई है, वो सारा का सारा क्या होता है जी, एरिया होता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर की बात कर लो, तो घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितनी भी स्पेस है, जितनी भी ग्राउंड है, वो सब कुछ क्या है, आपके घर का एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो ये चीज है, ये एक मैं फिगर बनाता हूं इस तरीके से, तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो इसकी बाउंड्री ने कवर करा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये सारा क्या होगा, इसका एरिया होगा। समझ गए ना बात को? ऐसे इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ये वाला अंदर वाला एरिया होगा। ठीक है, और इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरीके से देखो एरिया को और कैसे लिख सकते हैं हम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइन होता है पैरेलल का, दो लाइनें अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसका साइन होता है पैरेलल का, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस तरीके से बनता है इसका फॉर्मूला। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, डिपेंड करता है क्या हुआ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई रिलेशन नहीं होता है पेरीमीटर और एरिया में। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता, क्योंकि हर फिगर का अलग रिलेशन बनेगा। फिर आप बना सकते हो, लेकिन हर फिगर का अलग अलग रिलेशन बनता जाएगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं होता जो हर एक फिगर में लग जाए, हर एक फिगर का अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर और ये हो गया जी इसका एरिया। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो हाइट होती है ना, इसको कभी भी वो हाइट नहीं बोलेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज एच, ऐसे बोल देगा वो। मतलब ये जो एच है ना, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोलता किस तरीके से। ठीक है, और ए और बी को तो क्या बोलेगा, पैरेलल साइड्स। ठीक है, दैट द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से बोल देगा। क्लियर हो गया सभी को ये? ठीक है, इसको आप नोट करो, क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। दो क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, ज्यादा नहीं करेंगे। जल्दी से नोट कर लो। फर्स्ट जो हमारे पास फिगर थी ट्रेपेजियम, इंपॉर्टेंस की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में है तो इसके दो को क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इसके। ठीक है, नोट कर लो इसको। बेटा जब एक तो नाम आपका हेल बॉय और क्वेश्चन आपके भी हेल हेल जैसे ही हैं माइंड मत करना। ठीक है, कह रहा है कि पेरीमीटर फॉर 3D एग्जिस्ट। देखो 3D जब करेंगे बता दूंगा ना यार, जब 3D करेंगे बता दूंगा, अभी अभी सब्र रखो थोड़ा सा। हाँ, पेरीमीटर सबके लिए सेम नहीं रहेगा। पेरीमीटर पेरीमीटर को निकालने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, पेरीमीटर को निकालने का तरीका सेम रहेगा कि सम ऑफ साइड्स। ठीक है, जब 3D करेंगे ना तब 3D में देखेंगे, अभी 2D करो, अब ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, बड़ी आगे की टेंशन ले रहे हो आप, फ्यूचर की टेंशन मत लिया करो ज्यादा। ठीक है, अभी प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में इंटरव्यू का टेंशन ना रखो, अभी प्रीलिम्स की तैयारी करो अच्छे से। तो अच्छी बात है। देखो अगर आपने लेट ज्वाइन किया है और सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट आपको वैसे भी समझ नहीं आना था। तो ये एक किस्म से आप सबको टाइम दे रहा हूं मैं कि परसेंटेज रेशियो को अच्छे तरीके से कर लो, इससे पहले वाली क्लासेस को अच्छे तरीके से कर लो सभी के सभी,
ताकि इन फ्यूचर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं वो आपका बिजनेस नहीं है, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो एक उसमें स्पीड में। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, अब क्वेश्चंस करते हैं। पटवारी वाले पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, सिर्फ मेंसुरेशन ही आती है उसमें और कुछ भी नहीं आता पंजाब पटवारी में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन होगा, सीधा आपने डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम, द सम ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजियम, the sum of a parallel sides of a trapezium is 34 centimeter, is 34 centimeter, and distance between parallel sides is 15 centimeter, and distance between parallel sides is 15 centimeter. Find area of trapezium. Find area of trapezium. Find area of trapezium. जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के सभी आंसर बताना क्या आंसर रहेगा इसका। The sum of the parallel sides is 17 and distance between them is 15. Then find area of trapezium. सभी निकाल लो एक बार आंसर। सभी आंसर दिया करो, देखो हर कोई आंसर दिया करो इसका क्वेश्चंस का। 140 अभी आप देख रहे हो और उसमें से 55 आंसर्स आए हैं अभी तक। आप में से कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि चलो दूसरे बंदे ने आंसर कर ही दिया है मैं रहने देता हूँ, इतने आंसर आ गए मुझे करने का क्या फायदा। अपना इंडिविजुअली दो, इंडिविजुअल दो सब। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना गिवन था 34 और हाइट गिवन थी 15, तो ये 17 से कैंसिल होगी, तो 17 इंटू 15 करना है, आंसर आ जाएगा 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका सबका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलिए लिखो एक और क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 900 square centimeter square. The area of trapezium is 900 centimeter square.
900 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। The difference between parallel sides is 4 centimeter. The difference between parallel sides is 4 centimeter, and the distance between them is 20 centimeter. And distance between them is 20 centimeter. Find both parallel sides. Find both parallel sides. क्वेश्चन फिर से देख लो क्या बोला मैंने। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड बोथ पैरेलल साइड्स। आंसर आने भी शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एरिया 900 एरिया है इसका 900 क्वेश्चन में। बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा? 47 एंड 43। देखो इस तरीके से होता है कि हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू एरिया। ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, देखो ए प्लस बी की मुझे वैल्यू पता नहीं है, ए और बी की, तो मैं ए प्लस बी मान लेता हूँ इसको, ठीक है। हाइट हमारे पास 20 है और एरिया कितना है? 900 है, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 10 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ये 90। और आपको क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज 4, यही था ना। तो आप यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ऐसी दो वैल्यूज जिनको ऐड करके 90 आए माइनस करके 4 आ जाए, तो कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी? एक 43 और एक 47। डिफरेंस देखो 4 का है, सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। एक्स मत मानना कि एक एक्स मान लो, एक एक्स प्लस 4 मान लो, तो ऐसे कैलकुलेटिव होगा, फायदा कोई नहीं है उसका। आप ए प्लस बी ही रखो, बाकी आधा काम तो आपका ऑप्शन ही कर देंगे। आधा काम तो आपका ऑप्शन ही कर देंगे। ऑप्शंस में भी तो नंबर रहेंगे ना, ये ऐड करके माइनस करके आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। द डिस्टेंस जो होता है वो हाइट होती है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या होती है? हाइट होती है। हाइट की वैल्यू 20, एरिया 900 है, और ए प्लस बी को ए प्लस बी ही रहने दो, ठीक है। तो ये 90 के बराबर आ जाएगा। डिफरेंस 4 हमें गिवन है, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 4 हमें गिवन है, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 43 एंड 47, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब सेकंड फिगर पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फिगर होने वाली है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है मेंसुरेशन में, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या चीज होती है? कुछ इस तरीके से होता है ये रेक्टेंगल। इसे बोला जाता है कि रेक्टेंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना थोड़ा सा इसकी,
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी यही है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, एक तो वो इक्वल होती है और दूसरा वो पैरेलल होती है। ठीक है, इसको मान लो अगर मैं लेंथ मान लूं तो ये भी लेंथ रहेगी, इसको अगर मैं ब्रेड्थ मान लूं तो ये भी ब्रेड्थ रहेगी। ठीक है, एक को अगर लेंथ मान लो तो दूसरी भी लेंथ रहेगी, दूसरी को अगर ब्रेड्थ मान लो तो दूसरी भी क्या रहेगी? ब्रेड्थ रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक जो इंटरनल एंगल होगा, जो अंदर वाले एंगल होंगे, ये हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये क्या होंगे? हमेशा ही 90 डिग्री के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो ये जो होते हैं ये होते हैं डायगोनल्स। ये क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। ठीक है, एक डायगोनल को मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2। डायगोनल आपने देखा होगा, इसको शायद पंजाबी में विकर्ण बोलते हैं शायद। ठीक है, मुझे पता नहीं है, थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, जो ऑल्टरनेट पॉइंट्स को मीट करा के लाइन बनती है उसे बोला जाता है डायगोनल। ठीक है, तो जो डायगोनल होते हैं इसके, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। D1 इज इक्वल टू D2, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की, कि एक तो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। दूसरा, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। तीसरा, इसके जो दोनों डायगोनल है वो हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जब ये तीनों प्रॉपर्टीज मीट करेंगी तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। उस केस में ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो जी, इसमें भी हमने देखना क्या क्या है? एक पेरीमीटर और एक एरिया। सिंपल सी बात है, एक तो हम पेरीमीटर देखेंगे और दूसरा हम इसमें एरिया देखेंगे। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर होता है जी इन बाउंड्री, इनका सम ऑफ साइड्स। मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो अगर यहाँ पे साइड देखी जाए तो 2 बार आ रही है लेंथ और 2 बार आ रही है ब्रेड्थ। ठीक है, 2 बार लेंथ आती है, 2 बार क्या आती है? ब्रेड्थ आती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर क्या होगा? 2 बार लेंथ और 2 बार ही ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका पेरीमीटर, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, दूसरी तरफ अगर इसका मुझे एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आपको याद हो तो परसेंटेज में भी बताया था जब मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करवाए थे परसेंटेज वाले। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है, तो बताओ एरिया कितना इंक्रीज होगा, है ना? यार बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप तो यार, आधी चीजें तो आपको पता ही है ऑलरेडी। डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा या तो इक्वली लिखो या फिर बाइसेक्ट लिखो, मीनिंग नहीं पता आपको क्या है इसका। कोई बात नहीं, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है सर, डज डायगोनल्स बाइसेक्ट इन, छोड़ो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी बाइसेक्ट के चक्करों में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे और बाकियों को भी कंफ्यूज करोगे। अभी जितना इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में जो इंपॉर्टेंट है बस वही करेंगे। ये चीजें स्क्वायर में देखेंगे। ठीक है, हम स्क्वायर में बनते हैं इनके क्वेश्चन, रेक्टेंगल में इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसमें डायगोनल। डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल निकलता है इसका रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका डायगोनल कैसे निकलता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये चीज आई कहां से? ये भी समझना थोड़ा सा, कि मान लो अगर मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखियो, अगर मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है तो मैं क्या करता हूं? सिर्फ ये वाला हिस्सा लेके चलता हूँ, हाफ, ये वाला हाफ हिस्सा लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो इस तरीके से बन रहा है ना, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है और ये क्या है? डायगोनल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है हमारे पास
ये एक पाइथागोरस थ्योरम को बनाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास जी, डायगोनल का फॉर्मूला। समझ गए ना बात को, कि डायगोनल किसके बराबर होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गए इसके सिंपल सिंपल फॉर्मूले। अब क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं कि किस टाइप से आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल सा मिलेगा, जैसे रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कि आपको क्या कह देगा कि लिखो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ length and breadth of a rectangle is 4:3. The ratio of length and breadth of a rectangle is 4:3, and perimeter of a rectangle is, and perimeter of a rectangle is, and perimeter of a rectangle is 280 centimeter, and perimeter of a rectangle is 280 centimeter. Find area of rectangle. Find area of rectangle. तो जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा करवाने की इनकी जरूरत ही नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। बस मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताता रहूंगा कि कैसे कैसी टाइप्स इसमें बन सकती हैं। जल्दी से आंसर दीजिए सारे के सारे। वेरी गुड। तो इस तरीके से देखो मेरे पास ये रेक्टेंगल है और 4:3 में लेंथ और ब्रेड्थ है, और इनका जो पेरीमीटर है ना वो कितना है हमारे पास 360, सॉरी पेरीमीटर मैंने 280 दिया था, सॉरी पेरीमीटर कितना है 280 है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर होता क्या है जी, ये होता है पेरीमीटर, सॉरी यही होगा ना पेरीमीटर, 4 3 4 3, इस सारे का सम क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस सारे का सम करूंगा, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 4। तो इस 14 की वैल्यू कितनी है, 280 है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की हो जाएगी 80, और 3 की कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, और एरिया किस प्रकार से निकलेगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आंसर आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबने आंसर दे दिया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो किस तरीके से पूछा जाता है। रिपीट, देखो बच्चे ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 4:3 दे रखा था, मतलब लेंथ अगर 4 है तो ब्रेड्थ 3 होगी। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3, और अगर ये 4 है तो ये भी 4। तो पेरीमीटर ये जो 280 है, ये क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, मतलब 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ठीक है, तो 14 की वैल्यू 280 गिवन है, तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू 20 आती है तो 4 की 80 हो जाएगी, 3 की 60 हो जाएगी। और एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 80 × 60 विच इज इक्वल टू 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखो एक और क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर, is 46 centimeter. Perimeter of a rectangle is 46 centimeter, and diagonal is equal to
and diagonal is equal to 17 centimeter, and diagonal is equal to 17 centimeter, and diagonal is equal to 17 centimeter. Find area of rectangle. Find area of rectangle. Find area of rectangle. बिल्कुल सही, बिल्कुल ही शाबाश। जहां कहीं भी क्वेश्चन में अगर डायगोनल गिवन हुआ ना तो समझ लो काम आपका बड़ा आसान है, उससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कोई भी। इस तरीके से देखो, समझना थोड़ा सा, पैरामीटर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है ये सब कुछ बाद की बातें हो जाती हैं अगर आपको डायगोनल गिवन हो तो। आपको डायगोनल गिवन है जी 70, आपको डायगोनल कितना गिवन है यहाँ पे 17 गिवन है। तो जब आपको डायगोनल गिवन होगा ना तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ट्रिपलेट देखने हैं, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या कहता है, एक ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया हुआ है 8, 15, 17, ठीक है। अब आप में से कईयों का डाउट होगा कि अगर मान लो कोई और नंबर आ जाए फिर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो किसी ना किसी ट्रिपलेट का जरूर पार्ट होगा, क्योंकि ये चीज क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला हिस्सा पक्का किसी ना किसी ट्रिपलेट का पार्ट होगा। अब जरूरी नहीं है कि 17 ही हो, 34 भी हो सकता है, क्योंकि इसका मल्टीपल भी तो एक ट्रिपलेट ही होगा ना। 34 हो सकता है, 51 हो सकता है, 68 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपने ये देखना है कि अगर ये ट्रिपलेट का पार्ट है और इसकी वैल्यू अगर 17 है तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर 15 होगा, एक नंबर 8 होगा, मतलब एक 15 होगा और एक क्या होगा, 8 होगा। ट्रिपलेट फिर पूरा ही बनेगा कि नहीं। तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। और एरिया किस प्रकार से निकलेगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 15 इंटू 8, आंसर आ जाएगा 120। एरिया कितना, सॉरी आंसर कितना आ जाएगा आपका जी, 120। अदरवाइज इसको अगर सोल्व करना हो तो सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हालांकि मुश्किल नहीं होता, लेंथी हो जाता है थोड़ा सा। मैं आपको आइडिया दे देता हूं उसका भी। तो वो इस तरीके से था कि अगर मान लो ये चीज गिवन है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46, तो एल प्लस बी की वैल्यू 23 होगी, ठीक है। ऐसे डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है 17, और डायगोनल क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो इसको आगे सॉल्व पता कैसे करना होता है कि इसका पहले स्क्वायर करो दोनों तरफ, एल प्लस बी इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इज इक्वल टू 529। और यहाँ पे अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। इस तरीके से बनेगा। फिर दोनों को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशंस को, ये कैंसिल हो जाएगा और 2lb की वैल्यू आ जाएगी 240 और lb की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। और lb क्या होता है, एरिया। ये होता है इसका तरीका करने का पूरा सोल्व, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हमने नहीं करना है, हमने किससे करना है, ट्रिपलेट से। इसको मैं इसीलिए मिटा रहा हूं, इसका यूज आपने नहीं करना है। कभी भी आपको अगर डायगोनल की वैल्यू गिवन होगी तो ये अगर 17 है तो आप ये देखो कि ट्रिपलेट क्या रहा होगा। तो डायगोनल वाला ट्रिपलेट क्या रहा है, ये वाला 17, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू 17 है, डायगोनल अगर 17 है, तो अदर टू साइड्स क्या रहेंगे, हमेशा 8 एंड 15, ठीक है जी। तो इस तरीके से किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। रेक्टेंगल का कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायगोनल गिवन हो, वैल्यू में अगर डायगोनल गिवन हो और आपसे एरिया या पेरीमीटर पूछे तो इस तरीके से करना आपने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, रेक्टेंगल में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होते हैं जी रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है। ऐसे एक चीज आती है हमारे पास, रेक्टेंगुलर पाथ। तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं रेक्टेंगल के, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे रेक्टेंगुलर पाथ क्या होते हैं, समझना थोड़ा सा।
रेक्टेंगुलर पाथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ। तो रेक्टेंगुलर पाथ क्या होते हैं जी? तीन तरह के पाथ होते हैं हमारे पास। एक तो होता है जी आउटर पाथ, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी इनर पाथ, और तीसरे नंबर पे आता है क्रॉस पाथ। तो तीन तरह के पाथ होते हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो ये किस तरीके से करने हैं ये सीखेंगे अभी हम, ठीक है। तो आउटर पाथ से शुरू करते हैं, सॉरी आउटर पाथ से शुरू करते हैं हम कि आउटर पाथ क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, आपको एग्जाम में क्या बोल देगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है या फिर प्लॉट है, कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक या फिर प्लॉट है। तो हमने क्या किया है, इसकी बाउंड्री के साथ साथ बाहर की तरफ एक रास्ता बना दिया, एक पाथ बना दिया या फिर एक रोड बना दिया। ठीक है, इसकी बाउंड्री के साथ साथ हमने क्या किया, एक रोड बनाया इस तरीके से। इस तरीके से एक रोड बना दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ इस रोड का एरिया क्या रहा होगा। ये वाली चीज आपसे पूछी जाएगी कि बताओ इसका एरिया क्या रहा होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस रोड का एरिया क्या रहा होगा। और गिवन क्या क्या होगा आपको, इस पार्क या प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ। पार्क मान के चलते हैं, इस पार्क की मुझे लेंथ गिवन होगी, ठीक है, और ब्रेड्थ गिवन होगी। इसके अलावा ये जो आप रोड बना रहे हो, इसकी विड्थ पता होगी मुझे कि इसकी विड्थ कितनी है, जो कि हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसकी विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विड्थ। इसकी लेंथ गिवन होगी, ब्रेड्थ गिवन होगी और इसकी विड्थ गिवन होगी। और आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड एरिया ऑफ आउटर पाथ। ठीक है, कि इस पाथ का एरिया क्या रहेगा। तो इसका एरिया किस तरीके से निकालना है, ध्यान से समझना सभी को। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है कि देखो, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है अभी, ये वाला रेक्टेंगल, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके एरिया से, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है, इसके अगर एरिया से मैं छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से अगर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो पीछे क्या बचेगा जी, ये रोड का एरिया बचेगा, बस इस पाथ का एरिया बच जाएगा बस। ठीक है ना, अगर बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, रोड का एरिया। ठीक है, तो निकालने का तरीका भी यही होता है कि बड़े रेक्टेंगल के एरिया से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो हम बड़े रेक्टेंगल की लेंथ निकालेंगे। लेंथ देखो कितनी आएगी इसकी, कि यहां से लेके यहां तक, ये तो लेंथ के बराबर है, एल के बराबर है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक डब्ल्यू एक्स्ट्रा है, ये देखो, और यहाँ पे भी एक डब्ल्यू एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, एल प्लस 2W। ठीक है, सिमिलरली इसकी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बी प्लस 2W। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, बी प्लस 2W। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया इसका आ जाएगा एल प्लस 2W मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 2W, ये इसका एरिया बन जाएगा। ठीक है, और जो क्रॉस पाथ अपना आउटर पाथ का जो एरिया होगा वो कैसे निकलता है जी, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, और छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, माइनस एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको आप फर्दर अगर सोल्व करो तो इसको ब्रैकेट को जब आप सोल्व करोगे तो इससे ऐसे बनेगा कि एल बी प्लस 2LW प्लस 2BW प्लस 4W² माइनस LB। आता है ना ब्रैकेट्स को सोल्व करना, अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लो, पेपर में ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला बन गया ये वाला एक। ठीक है, कि LB से LB कैंसिल हो गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस के LB से माइनस का LB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2LW है, यहाँ पे 2BW है, यहाँ पे 4W² है। ठीक है, तो 2W देखो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2W हम यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा L, यहाँ पे बचेगा B, और यहाँ पे क्या बचेगा 2W, यानी कि L प्लस B प्लस 2W। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा आउटर पाथ का।
आउटर पाथ का एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज जो एरिया ऑफ आउटर पाथ होता है वो क्या रहेगा, 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W। ठीक है, 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो इनर पाथ और क्रॉस पाथ है उनके फॉर्मूला भी सेम ही है। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। सेकेंड स्टेप, ये वाला स्टेप बच्चे ये तो मल्टीप्लाई किया ना, देखो ऐसे होता है, पहले इस L को मल्टीप्लाई करेंगे B से तो LB बन जाएगा, फिर L को मल्टीप्लाई करेंगे 2W से तो 2LW बन जाएगा। ठीक है, फिर इस 2W को मल्टीप्लाई करेंगे B से तो 2BW बन जाएगा, और इसी 2W को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 2W से तो ये बन जाएगा 4W स्क्वायर। ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। और उसके बाद देखो LB प्लस का LB माइनस का तो कैंसिल हो गए वो, और इन तीनों में देखो 2W कॉमन है तो 2W कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा LB एंड 2W, 2W इंटू 2W क्या आता है 4W स्क्वायर, तो एक बाहर निकाल दिया, एक अंदर रहने दिया, ये था हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट चलिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा इनर पाथ। ठीक है, अब इनर पाथ क्या होता है जी, इस तरीके से कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने क्या किया है इसके अंदर की तरफ अब की बार रास्ता बनाया है, इसकी बाउंड्री के साथ साथ इसकी अंदर की तरफ एक रास्ता मैंने बना दिया। तो बताओ उस रास्ते का, उस रोड का एरिया क्या रहा होगा, इस तरीके से होगा देखो। ये है हमारे पास। अब इसके आपको देखो लेंथ गिवन होगी, इसके आपको ब्रेड्थ गिवन होगी, इसके आपको विड्थ गिवन होगी। ठीक है, बाकी करने का तरीका हमारा सेम ही है। ठीक है, बड़े वाले रेक्टेंगल से इस बार L इंटू बी से माइनस करना है मुझे छोटे वाला रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाला रेक्टेंगल मुझे माइनस करना है। तो छोटे रेक्टेंगल की लेंथ क्या रहेगी L माइनस 2W, और ब्रेड्थ रहेगी B माइनस 2W, क्योंकि देखो ना इस पूरी लेंथ से एक W यहाँ पे कम हुआ है, एक W यहाँ से कम हुआ, तो 2W कम हो गया पूरी लेंथ से। ऐसे ब्रेड्थ में भी क्या होगा, एक W यहाँ से कम होगा और एक W यहाँ से कम होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स W कम हो गया ब्रेड से। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, बड़े रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी मुझे ये बताना है कि एरिया ऑफ इनर पाथ क्या रहा होगा। जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पहले बताया है वही 2W वाला फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में मुझे आंसर बताओ एरिया ऑफ इनर पाथ कितना रहेगा। जल्दी से बताओ जरा इसका क्या रहेगा जी। बड़े बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले को हमने क्या करना, माइनस करना है, तो जल्दी से बताओ कि इसका एरिया क्या रहेगा। हालांकि देखो जो जो इसका फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं ना मैं, ये चीजें क्लास 6th में सीखते हैं हम कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, आपको भी आता है, ये करा होगा कभी ना कभी आपने भी ये। सभी मुझे एक बार आंसर निकाल के दिखाओ क्या रहेगा। बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा 2W
इंटू एल प्लस बी माइनस 2w। बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम। प्लस की जगह पे माइनस होगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा। बस यहाँ पे जहां प्लस 2w होता है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले सारे एक जैसे ही हैं। आउटर पाथ की बात करें तो 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w होगा। इनर पाथ की बात करें तो 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस रहेगा ही नहीं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको, देखो लेंथ गिवन होगी, ब्रेड्थ गिवन होगी, विड्थ गिवन होगी, तीनों चीजें गिवन होंगी। बस फॉर्मूले में पुट कर लेना आपने। ठीक है, क्लास के बाद आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको असाइनमेंट दे दूं और आपको मैं नंबरिंग लगा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको करने होंगे वो मैं आपको कह दूंगा, दे दूंगा करने के लिए भी। ये वाले क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है मुझे, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले पुट करने हैं यहाँ पे। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, करते रहना फ्री टाइम। ठीक है जी, चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा इसमें क्रॉस पाथ। तीसरे नंबर पे इस पे आएगा हमारे पास क्रॉस पाथ। अब क्रॉस पाथ क्या होता है इसको भी समझो थोड़ा सा। तो क्रॉस पाथ ये होता है, देखो आपको क्या कह देगा कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क आपके पास जिसकी कोई लेंथ है और कोई ब्रेड्थ है। ठीक है, जिसकी कोई लेंथ है और कोई ब्रेड्थ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह देगा कि उसने क्या किया, दो रोड बनाए हैं, दो क्रॉस रोड बनाए हैं, क्रॉस पाथ बनाए हैं, वन पैरेलल टू लेंथ, इस तरीके से। एक लेंथ के पैरेलल एक रोड बना दिया और एक ब्रेड्थ के पैरेलल रोड बनाया इस तरीके से। ठीक है, एक लेंथ के पैरेलल रोड बना दिया और एक ब्रेड्थ के पैरेलल रोड बना दिया। ठीक है, इन द मिडल, और ये बना भी सेंटर में है। सारा कुछ क्वेश्चन में मेंशन होता है। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि बताओ जो जो रोड बने हैं इन रोड्स का एरिया क्या रहा होगा। जो जो रोड बने हैं इन रोड्स का एरिया क्या रहा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी विड्थ तो हमें गिवन होगी W, यहां भी क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस पाथ, वो किस तरीके से निकलेगा। देखो अगर मैं मान लो इस रोड का एरिया निकालूं, सिर्फ इस रोड का एरिया, तो देखो ये भी क्या है, एक किस्म से हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती है। ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूं तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L के बराबर है और ब्रेड्थ किसके बराबर है, W के बराबर है। तो इस पूरे रोड का एरिया कितना होगा, L इंटू डब्ल्यू। ये चीज समझ आ गई होगी आप सभी को, L इंटू डब्ल्यू रहेगा इस रोड का एरिया, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लो इस रोड का एरिया निकालता हूं तो ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारे पास देखी है तो ये है W के बराबर, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, B के बराबर है पूरी की पूरी। ठीक है, मतलब इस रोड का एरिया क्या रहेगा, BW। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों में आया, ये वाला एरिया इसमें भी था और इसमें भी था। तो एक बार क्या करूंगा, मैं इसको माइनस करूंगा। अब इस एरिया की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो भी W है और इसकी ब्रेड्थ भी क्या है, W है। तो इसका एरिया क्या होगा, W का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, W का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, W कॉमन बाहर निकाल लो, तो W कॉमन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, L प्लस बी माइनस W। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L प्लस बी माइनस डब्ल्यू, W इंटू एल प्लस बी माइनस W। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास क्रॉस पाथ का। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा क्रॉस पाथ का। समझ गए ना आप सभी। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक था आउटर पाथ का विच इज 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W। एक था इनर पाथ का 2W इंटू एल प्लस बी माइनस 2W। और एक आएगा क्रॉस पाथ का W इंटू एल प्लस बी माइनस W।
तो देखो सारे सेम सेम है। पहले में 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w, मतलब प्लस का साइन है। दूसरे वाले में क्या हुआ, एक जगह प्लस की जगह माइनस आया, और तीसरे में क्या हुआ कि 2 जो लिखा हुआ था वो उड़ गया सारा का सारा। तो क्या बना, w इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है जी। अब एक चीज और होती है, ये जो क्रॉस पाथ है ना, इसमें एक चीज और आएगी, और वो क्या आएगी, अनग्रेज्ड एरिया। अनग्रेज्ड एरिया या फिर रिमेनिंग एरिया। ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, अनग्रेज्ड एरिया या फिर रिमेनिंग एरिया। अब अनग्रेज्ड एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया देखना, मैं इसको शेड कर रहा हूं। इसे बोला जाता है अनग्रेज्ड एरिया या फिर रिमेनिंग एरिया, जो एरिया बच गया। ठीक है, तो इसके भी पूछ सकता है कि बताओ अनग्रेज्ड एरिया क्या रहा होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि टोटल रेक्टेंगल के एरिया से ये वाला क्रॉस पाथ माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपसे पूछा ही सिर्फ रिमेनिंग एरिया है, तो मैं क्रॉस पाथ क्यों निकालूं, है ना। मैं पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, बाद में क्रॉस पाथ निकालूं, फिर माइनस करूं। इतना नहीं करना आपने। याद रखना कि जो अनग्रेज्ड एरिया होता है वो कैसे निकलता है। अनग्रेज्ड एरिया किस तरीके से निकालते हैं हम, L माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू। ये आया कहां से, फॉर्मूला ये भी देख लो, बड़ा सिंपल सा है। देखो इस पूरी ब्रेड्थ में अगर मैं W कम कर दूं तो बाकी रिमेनिंग एरिया बचेगा। ठीक है, इस पूरी ब्रेड्थ में अगर मैं W माइनस कर देता हूं तो ये वाला एरिया बचेगा। सिमिलरली लेंथ में भी अगर ये W माइनस कर दो तो ये वाला एरिया बचेगा। तो मैंने लेंथ में भी W माइनस कर दिया, ब्रेड्थ में भी W माइनस कर दिया। तो जो एरिया बनेगा इससे वो कौन सा होगा, अनग्रेज्ड एरिया। जो एरिया बनेगा वो क्या रहेगा जी, अनग्रेज्ड एरिया। ठीक है जी। मैं समझ सकता हूं कि मेंसुरेशन में फॉर्मूले बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक फॉर्मूले से 3-3 4-4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे। ठीक है जी, है क्या, पेरीमीटर एरिया, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, बाकी जब आपका पेपर होगा तो 1-2 दिन पहले अच्छे तरीके से इनको याद करके चले जाना। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। 18 में क्वेश्चन चाहे नहीं आए हैं, लेकिन इस बार आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, सिलेबस का एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये हर एक चीज में। कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट आपको दे दूंगा, उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बच्चे इनर पाथ फॉर्मूला है 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w। 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w। प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला ही याद करना है। ठीक है, प्रूफ मैंने ऐसे ही करवा दिया ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं करना। मैंने ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला भी प्रूव नहीं करवाया आपको, डायरेक्ट ही लिखवाया था। ऐसे इसको भी आप डायरेक्ट ही कर लो। अनग्रेज्ड एरिया जो होता है वो होता है L माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू। लेकिन ये क्रॉस पाथ में होगा हमेशा, क्रॉस पाथ में जो अनग्रेज्ड एरिया होगा। क्रॉस पाथ का जो अनग्रेज्ड एरिया होगा वो होगा L माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फिगर आएगी वो आएगी जी पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आएगी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ये। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा किया और कुछ नहीं है। अच्छा थर्ड है क्या,
ओहो, सही है, थर्ड ही है, क्योंकि इसके बाद दो और बचते हैं, है ना, स्क्वायर एंड रोम्बस, टोटल 5 है ना। तो चलिए जी, पैरेललोग्राम करेंगे अभी हम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अगर आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, टेढ़ा कर दो, तो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही होता है। ये इसकी लेंथ है, ये भी इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये भी इसकी ब्रेड्थ है। प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है कि ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल एंड इक्वल। जो पहली प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की, वही इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पैरेललोग्राम की। बस इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मतलब इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स जितने भी होते हैं डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इंटरनल एंगल्स डू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, बस। और कोई भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, और कोई भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। आप बना सकते हो और भी प्रॉपर्टीज इसकी वैसे, लेकिन जरूरत नहीं है उनकी। जैसे कि ऑपोजिट साइड्स, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे हमेशा, जैसे ये प्रॉपर्टीज बन सकती है इनकी, मैं बता देता हूं और भी, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली ना आपको ज्योमेट्री में काम आएंगी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से होता है वैसे कि दोनों के दोनों जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल कभी नहीं होंगे, d1 डज नॉट इक्वल टू d2। इसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, इस तरीके से। पर इनकी आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम इतना ज्यादा पेपर में आता ही नहीं है, और ना ही इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेंसुरेशन में इसके कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। इसमें क्या होगा, बस हमारे पास एक तो पेरीमीटर आएगा, जो कि बेसिकली वही रहेगा 2 इंटू एल प्लस बी, जैसा हमारा रेक्टेंगल का था, ठीक है। और जो इसका एरिया होता है वो होता है जी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू हाइट। ये जो इसकी लेंथ होती है इसको क्या बोला जाता है, बेस, ठीक है। इसकी लेंथ को ही क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। और हाइट में बता देता हूं क्या होती है, हाइट ये होती है जी, इसे बोला जाता है जी हाइट, ठीक है। एक्चुअल में हाइट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो बेस होता है, बेस से अगर मैं एक लाइन ऊपर तक ड्रॉ करूं, जो ऊपर वाले वर्टेक्स पे मिले, जाके सबसे टॉप वाले वर्टेक्स पे मिले, और हाइट जो होती है वो हमेशा ही बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, वो भी हाइट ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर बेस के साथ कोई परपेंडिकुलर बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो टॉप के वर्टेक्स तक, तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा, हाइट बोला जाएगा, ठीक है। ये जो चीजें है ना, जो बाइसेक्ट है, इंटरसेक्ट है, परपेंडिकुलर है, ये सारा कुछ मैं आपको स्क्वायर में डिस्कस करवाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है कोई भी। सिंपल एरिया क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट। सिंपल इसका एरिया क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, नोट कर लेना इसको बाद में, पहले क्वेश्चन लिख लो। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। The base of parallelogram is twice of its height. The area of parallelogram, the area of parallelogram is 128 centimeter square. The area of parallelogram is 128 centimeter square. Then find value of base. Then find value of base. Then find value of base. Then find value of base.
हाँ जी ध्रुव जी, अगर आपका कोई डाउट है तो Q&A में लिख दो, मैं पढ़ लूंगा उसको। अगर किसी का भी कोई डाउट होता है तो वो Q&A में लिख देना, ठीक है। चैट को आंसर्स देने के लिए रखते हैं हम। तो 16 आंसर लगभग सबका आ रहा है। सिंपल सा फंडा है जी, देखो अगर ये x है, अगर हाइट x है तो ये 2x होगा, यही कह रहा है ना वो कि बेस क्या है, ट्वाइस है, डबल होगा। तो एरिया क्या होता है जी, बेस इंटू हाइट, जो कि 128 के बराबर है। तो 2 कैंसिल होगा 64 से, और ये क्या बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू 8 है तो बेस कितना है, 2x है, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, 16 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 16 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, सरकमफ्रेंस, कि ये वाला हिस्सा जो होता है बाउंड्री वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मेंसुरेशन का हमने मीनिंग देखा था, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिर हमने देखा मेंसुरेशन दो तरह की होती है, 2D और 3D, ठीक है। डी मतलब डायमेंशंस होते हैं, और जो डायमेंशंस होते हैं उनमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। जो मैंने ये फिगर बनवाई थी इस तरीके से, इनमें हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। किसी भी चीज को डायमेंशन तब बोला जाता है जब उनमें 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा कुछ इंडेक्स बनाया था कि क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। उसके बाद हमने शुरू किया था ट्रापेजियम से, ठीक है। ट्रापेजियम क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो ऑपोजिट साइड है बेस की वो पैरेलल होनी चाहिए, बस ऑपोजिट साइड ऑफ बेस मस्ट बी पैरेलल टू बेस, ये होता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का जो पेरीमीटर था वो था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। पेरीमीटर बोला जाता है बाउंड्री को, और बाउंड्री कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ साइड्स करके। पेरीमीटर जब भी निकालना हो तो सम ऑफ साइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एरिया होता है, एरिया क्या रहता है हमारे पास ट्रापेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, रेक्टेंगल में नई चीज देखने को मिल गई, एक डायगोनल। डायगोनल होता क्या, डायगोनल की अगर डेफिनेशन की बात करें ना, तो डायगोनल की डेफिनेशन होती है कि ऑल्टरनेट पॉइंट को जब भी हम मीट करवाते हैं तो डायगोनल बनता है। जैसे ये देखो, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा और चौथा। तो ऑल्टरनेट पॉइंट एक को 3 के साथ, दो को 4 के साथ। ऑल्टरनेट पॉइंट को सबको जब भी मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, डायगोनल। एक और एग्जांपल देखना, पेंटागन की एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो अगर मैं एक पेंटागन बनाता हूं यहाँ पे इस तरीके से, मैंने एक पेंटागन बना दिया। तो अगर मुझे इसके डायगोनल बनाने हैं तो ये देखो, ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, सॉरी वर्टेक्स भी कह सकते हो। ऑल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के, ऑल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के भी क्या बनते हैं, डायगोनल। तो एक को 3 के साथ मिला दो तो क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। दो को 4 के साथ मिला दो, डायगोनल बन जाएगा। 3 को 5 के साथ मिला दोगे तो डायगोनल बन जाएगा। और क्या है, ये वाला देखो डायगोनल बन जाएगा, एक पॉइंट छोड़ के ऑल्टरनेट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये देखो ऑल्टरनेट पॉइंट है एक को छोड़ के, ठीक है। तो ये 5 डायगोनल बन गया। इसके अंदर देखो स्टार बन गया होगा, ध्यान से देखना ये रहा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास डायगोनल। ऑल्टरनेट पॉइंट्स को जब हम मीट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है। इसके बाद रेक्टेंगल की बात करें, ध्रुव बेटा कहाँ से सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं बेस और लेंथ वैसे एक ही चीज होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि द बेस ऑफ पैरेललोग्राम is twice of its height and the area is 128 centimeter. Then find base. आप तो पूरा क्वेश्चन ही गलती लिख गए। चलो ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमने एक तो हमने देखा इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, उसके बाद एरिया था एल इंटू बी का, ठीक है। और जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे रेक्टेंगुलर पाथ,
जिसमें आउटर पाथ का फॉर्मूला बना 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w, इनर पाथ का बना 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w, और क्रॉस पाथ का बना w इंटू एल प्लस बी माइनस w। और जो क्रॉस पाथ का अनग्रेज्ड एरिया था उसका फॉर्मूला बना था एल माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा है, पैलोग्राम, जिसमें हमने पेरीमीटर निकाला 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, काफी फॉर्मूले वगैरह हो गए, मिक्सअप काफी हो गया, तो आपको 2-3 घंटे में या 4 घंटे में या इवनिंग तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि प्लीज यार लेट नाइट को मैसेज मत किया करो, सुबह मुझे उठना होता है। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन देख लो, है ना, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अभी ना देखो। देखो वैसे भी 290 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 124 देख रहे हो आप, तो आपके पास ऑप्शन होती है, मेरे पास ऑप्शन नहीं होती, मुझे सुबह उठना ही पड़ता है ना। तो लेट नाइट मैसेज मत किया करो, एक बार नींद खुल जाती है दोबारा फिर नींद भी नहीं आती। आप एक टाइम रखो ना यार, जैसे 6 बजे तक मैसेज किया करो, 6 PM तक। ठीक है, नहीं तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे थोड़े से। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।